माया सचमुच तुम्हें ढूंढते हुए आई थी? वीर की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा एकदम ऐसे काम रहती हैं जैसे कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले से ही एक्सपेक्ट किया हो। उनकी आवाज में वो सरप्राइज था ही नहीं जो वीर ने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या वो वाकई में मेरी मौसी हैं? वीर पूछता है क्योंकि उसे डाउट था कि माया मलिक ने उसे जो कुछ भी कहा वो झूठ था। हाँ, वो सच में तुम्हारी मौसी ही है। तुम्हारे पर नाना जी को लगता था कि अगर मैं अकेले ही बड़ी होऊंगी तो बहुत ही अकेला महसूस करूंगी और इसीलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। हालांकि ये बात और थी कि जब से मैंने मलिक फैमिली से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़े हैं तब से मैंने उसे कभी नहीं देखा। एक गहरी सांस लेते हुए प्रेरणा रहेजा वीर से कहती हैं, एक बात बताइए माँ, क्या मैं फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा नहीं सीख सकता? वीर अपनी माँ से पूछता है, देखो वीर, तुम जानते हो मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोका है। अगर तुम फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखना चाहते हो तो जरूर सीख सकते हो, लेकिन ऐसा करके तुम एक ऐसे फैमिली बिजनेस में फंस जाओगे जिससे फिर तुम चाहकर भी बचकर नहीं निकल पाओगे। प्रेरणा रहेजा एक गहरी सांस लेती हैं। उन्हें लग रहा था कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को एक्शन में देखने और ये विटनेस करने के बाद कि वो क्या कर सकता है, वीर उससे आकर्षित हो जाएगा। वेल, अगर इससे वाकई में मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर रहने दीजिए। मैं तो बस ऐसा ही सोच रहा था, दैट्स ऑल। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए वीर बहुत ही कैजुअली अपने माँ से कहता है और वीर की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं। तुम वाकई में फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को सीखने के लिए क्यूरियस नहीं हो? अपनी आवाज में सरप्राइज के साथ प्रेरणा रहेजा वीर से पूछती हैं। नॉट रियली, आई मीन मौसी ने भी तो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखा है, लेकिन फिर भी मैंने बस एक सिंगल पंच में ही उन्हें हरा दिया। वीर बहुत ही कैजुअली वो नजारा याद करते हुए सोचता है और वीर की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं। क्या कहा तुमने? तुमने वाकई में माया को एक सिंगल पंच में हराया? सरप्राइज्ड होती हुई प्रेरणा रहेजा वीर से पूछती हैं, हाँ माँ, ये बहुत ही आसान था। इनफैक्ट ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अपनी अचीवमेंट के बारे में अपनी माँ को बताते हुए वीर के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। लगता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उससे कहीं ज्यादा डेवलप्ड हो गए हो, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को अंडरस्टिमेट मत करना। भले ही माया ने बहुत मेहनत की थी और आज भी करती है, लेकिन सच तो यही है कि उसका हमारा फैमिली से खून का रिश्ता नहीं है और इसी वजह से वो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को उसके प्योरेस्ट और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक फॉर्म में नहीं सीख पाई। प्रेरणा रहेजा अपने चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ वीर से कहती है, रियली, फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है? अपनी माँ की बात सुनकर वीर का इंटरेस्ट इस स्किल में अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। भले ही वो माया मलिक को हराने में कामयाब हो गया था, लेकिन सच पूछो तो उसे भी इस बात पर भरोसा था कि आज तक उसका जितने भी इवॉल्वर से सामना हुआ था, माया मलिक उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा में शुरा की पावर है। अगर तुम्हारा कभी भी ऐसे किसी इंसान के अगेंस्ट सामना होता है जिसने इस स्किल को सीखा हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखना, बिल्कुल भी डिफेंड मत करना। किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट जाने पर जिसने उस स्किल को सीखा हुआ है, उससे केवल दो ही रिजल्ट सामने आएंगे, या तो पलक झपकते ही उस इंसान को जान से मार डालोगे या फिर तुम खुद ही मारे जाओगे। तेजी दिखाओ या खुद मर जाओ। प्रेरणा रहेजा वीर को बताती हैं, लेकिन काफी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हैं। हालांकि ये बात और थी कि प्रेरणा रहेजा की बात सुनकर वीर के मन में और सवाल आए थे, जिसके जवाब पाने की डिजायर वो अपने मन में किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकता था। माँ, मलिक फैमिली के साथ क्या हुआ था? प्रेरणा रहेजा की बात सुनकर वीर चाहकर भी मलिक फैमिली के बारे में और ज्यादा जानने से अपने आप को रोक नहीं पाता है और इसीलिए वो प्रेरणा रहेजा से पूछता है, अगर तुम मलिक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो फिर तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत क्या है? उनके बारे में कुछ भी जानकर तुम बिना वजह ही बस अपने आप को और ज्यादा मुश्किलों में घिरा पाओगे। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी तुम मलिक फैमिली में एंटर करोगे तो तुम्हें जल्द ही अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में प्रेरणा रहेजा को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। जहां एक तरफ वीर और उसकी मां के बीच ये कन्वर्सेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ माया मलिक ऑलरेडी किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए बेस के बाहर आ गई थी। अपने घर वापस लौटते समय वो प्रथम मलिक से बात करती हैं। माया मलिक खुद को प्रथम मलिक को सारा सच बताने से बिल्कुल भी नहीं रोकती हैं और बेस में उसके और वीर के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो उन्हें एग्जैक्टली वही बताती हैं। हालांकि ये बात और थी कि माया मलिक की बात सुनकर प्रथम मलिक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने वो हाइपर जीन आर्ट नहीं सीखी है? माया मलिक की बात सुनकर प्रथम मलिक अपने चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस के साथ उससे पूछते हैं। नहीं, माया मलिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती हैं। और उसने थंडर की पावर अनलीश कर ली है? प्रथम मलिक एक बार फिर से माया मलिक से पूछते हैं। जी। माया मलिक प्रथम मलिक को बताती हैं, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर तो मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि वो प्रेरणा का ही बेटा है। उसने वाकई में प्रेरणा बेटे के एक्सीलेंट जीन्स अडॉप्ट किए हैं। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के प्रथम मलिक माया मलिक से कहते हैं और फिर कुछ पलों का पॉज लेते हैं। एक काम करो, अश्विन से बोलो कि वो उससे वहां शेल्टर में जाकर मिले
उस लड़के को भी फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की असली ताकत देखने दो। उसकी रगों में मलिक फैमिली का खून दौड़ रहा है, इसीलिए यह कुछ ऐसा है जिसे वो रेजिस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद प्रथम मलिक माया मलिक से कहते हैं, जी। अपना सर झुकाते हुए माया मलिक प्रथम मलिक से कहती है और फिर प्रथम मलिक के दिए हुए ऑर्डर की तैयारी करने लग जाती है। दूसरी तरफ वीर एक बार फिर से टेलीपोर्ट होकर मोरा ग्रह के उस शेल्टर में एंटर करता है जहां से वो पृथ्वी ग्रह टेलीपोर्ट होकर गया था, और फिर अपनी सराउंडिंग्स की बेहतर समझ पाने की कोशिश करने लगता है। उसे वाकई में यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो इस समय कहां पर है और यहां से इसके बाद उसे कहां जाना है। ओह नो, एक स्पिरिट शेल्टर को अटैक कर रही है। अभी वीर प्लाजा में बैठा अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक इंसान वहां पर भागते हुए आता है। उस आदमी के इतना कहते ही तुरंत ही सब के सब नर्वस हो जाते हैं। एक स्पिरिट शेल्टर पर अटैक कर रही है। जब वीर ने उस आदमी को चिल्लाते हुए यह कहते सुना तो वो अच्छा खासा सरप्राइज हो गया था। आफ्टर ऑल काफी लंबे समय के बाद उसने किसी स्पिरिट को एक शेल्टर पर अटैक करते हुए सुना था। क्यूरियस होता हुआ वीर उस सिटी की दीवार की तरफ जाता है। वो देखना चाहता था कि आखिर किस तरह की स्पिरिट ने इस समय शेल्टर को अटैक करने का डिसाइड किया है। अगर इस शेल्टर का ओनर उसके अटैक का सामना नहीं कर पाता है तब हो सकता है कि वो उसकी कोई मदद कर दे। वीर रह जा। अभी वीर गेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसका नाम बुलाता है, युवराज सहगल। सरप्राइज्ड होता हुआ वीर पीछे की तरफ पलटता है। युवराज सहगल से मिले हुए वीर को एक अरसा बीत गया था और उसने युवराज सहगल से यहां मुराग्रह में इस तरह से मिलना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिना किसी शक के हमारी किस्मत इस तरह से हमें एक दूसरे के सामने लाई है। वीर की तरफ भागकर पहुंचता हुआ युवराज सहगल उसका हाथ पकड़ लेता है और ऑलमोस्ट फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। मैं मानता हूं कि हमें मिले हुए एक अरसा बीत गया है, लेकिन तुम्हें इस तरह से पैशनेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सच पूछो तो युवराज सहगल को उससे मिलकर इतना ज्यादा खुश देखकर वीर काफी टच्ड फील कर रहा था। दोस्त, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस समय कितना ज्यादा खुश हूं। इस बेकार सी जगह में अगर मैं अपना पूरा का पूरा वॉलेट तो क्या पूरी की पूरी जायदाद भी खाली कर दूं तब भी मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। यहां सब कुछ इतना ज्यादा मिजरेबल और अपसेटिंग है। लेकिन अब जब मेरी मुलाकात फाइनली तुमसे हो गई है तो अब मैं अपने पैसे डिसेंट मर्चेंडाइज पर खर्च कर सकता हूं। चलो अब जल्दी से मुझे 2 सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बेच दो। जैसे ही वीर यह सुनता है वो युवराज सहगल के क्लिंजी हाथों को अपने हाथ से अलग कर देता है। युवराज सहगल के उसे देखकर इतने ज्यादा खुश होने की पूरी वजह अब वीर को साफ साफ नजर आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स इतना कॉमन आइटम है कि उसे बस तुम ऐसे ही कहीं से भी खरीद सकते हो? और उस पर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें 2 चाहिए? हलवा है क्या? हंसते हुए वीर युवराज सहगल से कहता है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास बेचने के लिए एक भी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल नहीं है। युवराज सहगल को वीर के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी यही इंसिस्ट कर रहा था कि वीर उसे कुछ सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स बेच दे। सच पूछो तो इस जगह में रहते हुए पिछले कुछ समय से युवराज सहगल पूरी तरह से बोर हो गया था। कहने को तो वो बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली के बड़े बड़े खानदानों से किसी तरह का कोई रिश्ता या दोस्ती नहीं थी। और यही वजह थी कि जितने समय से युवराज सहगल यहां पर था बस केवल कुछ ही ऐसे लोग थे जो उसकी मदद करना चाहते थे, और जितने पैसे उसके पास थे उसके बाद भी वो कुछ भी डिसेंट नहीं खरीद सकता था। कुल मिलाकर यहां पर बिताया गया उसका समय बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था। युवराज सहगल ने सपने में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मुलाकात वीर से यहां इस तरह से हो जाएगी। उसने वीर के बहुत से किस्से सुन रखे थे क्योंकि वो वीर को पहले से भी जानता था। इसीलिए वो इस बात के लिए श्योर था कि वीर के पास जरूर ही सेल करने के लिए सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स होंगी ही होंगी। युवराज भाई, अपनी ये एक्टिंग बंद करो। तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बच्चे के पास बेचने के लिए कोई सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स अवेलेबल होंगी? मैंने तुम्हें अपनी कीमत ऑलरेडी बता दी है। अब या तो तुम अपनी जेब ढीली करो या फिर दफा हो जाओ। मेरे साथ किसी भी तरह का कोई खेल मत खेलना। युवराज सहगल के बगल में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बेकार और कचरा डेविल सोल्स नहीं चाहिए। ये लड़का जिसे तुम बच्चा बता रहे हो इसके पास हर तरह की अलग अलग डेविल सोल्स हैं, तो फिर ऐसे में मैं तुम्हारी घटिया डेविल सोल क्यों खरीदूं? अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के युवराज सहगल उस आदमी को जवाब देता है। सभी लोग ये जानते थे कि युवराज सहगल अमीर है और इसीलिए लोगों के लिए उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करना बहुत ज्यादा कॉमन था। इस तरह की जगह पर बहुत सारी हाई क्लास डेविल सोल्स मौजूद नहीं थी और यही वजह थी कि इस तरह के फ्रॉड से लोग अक्सर ही उससे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते थे। वो लोग सीक्रेट ब्लड डेविल सोल की कीमत पर उसे म्यूटेंट डेविल सोल बेचते थे। या तो युवराज सहगल उन्हें खरीद लेता था या फिर उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। रोज ही वो इस तरह के ट्रीटमेंट का विक्टिम बनता जा रहा था। लेकिन युवराज सहगल की किस्मत खराब थी क्योंकि यही सेम चालबाजी करने वाले लोग इन शेल्टर्स के ओनर्स थे और इसीलिए जो कीमत वो ऑफर करते थे
उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता था। आफ्टर ऑल, किस डेविल सोल की क्या कीमत रखनी है, ये उन्हीं का डिसीजन होता था। और इसी तरह से अंत में युवराज सहगल के पास कोई भी चॉइस नहीं रहती थी और उसे सफ़र करते हुए उन लोगों की चार्ज की हुई बेतुकी फीस एक्सेप्ट करनी ही पड़ती थी। लेकिन अब जब युवराज सहगल की मुलाकात वीर से हो गई है तो वो और ज़्यादा बुली होना नहीं चाहता था और किसी भी कीमत पर उन लोगों की डेविल सोल्स बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता था। वेल युवराज भाई, मैंने तुम्हें एक अल्टीमेटम दे दिया है। या तो तुम अभी इस समय इस डेविल सोल को हमारी कीमत पर खरीद लो, नहीं तो भूल जाओ। लेकिन हाँ, इसके बाद फ्यूचर में अगर तुम इसे दोबारा खरीदने के लिए आए तो एक बात की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फिर इसकी कीमत इतनी ज्यादा जनरस नहीं होगी। अपनी आवाज में बिना किसी डर के वो आदमी, जिसका नाम विजय खन्ना था, युवराज सहगल से कहता है। उसे इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि इस खूबसूरत से दिखने वाले यंग स्ट्रेंजर यानी वीर के पास एक भी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मौजूद होगी। विजय खन्ना को इस जगह और आसपास के एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था और इसीलिए वो जानता था कि इस शेल्टर में सेल के लिए बस केवल 1 दर्जन म्यूटेंट डेविल सोल ही अवेलेबल हैं। मार्केट्स में एक भी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए वो इस बात के लिए इतना श्योर था कि इस खूबसूरत यंग लड़के के पास भी एक भी डेविल सोल मौजूद नहीं होगी। व्हाटएवर, युवराज सहगल अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है और फिर वो उस फ्रॉड आदमी को इग्नोर कर देता है। यहां से चलते हैं दोस्त, तुमसे दोबारा मिलने की खुशी में आज मैं तुम्हें लंच कराता हूं। बस हो सकता है कि खाना खाते हुए हम कुछ देर बाद भी कर लें। पलट कर वीर की तरफ वापस से देखते हुए युवराज सहगल अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है, वेल तुम्हारे लंच के प्लान्स को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर मैंने सही सुना है तो एक स्पिरिट इस समय इस शेल्टर को अटैक कर रही है ना? तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें जाकर उसे देखना चाहिए? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर युवराज सहगल से कहता है। श्योर, चलो चलकर देखते हैं कि हमारा सामना किस बला से होने वाला है। हालांकि वीर की बात सुनकर युवराज सहगल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि वीर की मदद के साथ वो किसी दूसरे रॉयल शेल्टर में मूव कर सकता है और फिर वो जिस जगह पर इस समय है फ्यूचर में वहां पर फंसा नहीं रहेगा। इस शेल्टर के लोगों ने बहुत ही बेरहमी से उसे परेशान किया है और अपनी चालों और फ्रॉड की बारिशों से उससे जितने हो सकते थे उतने पैसे ऐंठे हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी दूसरे रॉयल शेल्टर में मूव करने के लिए मदद करना चाहता हो और खुद से युवराज सहगल ऐसा कर नहीं सकता था। लेकिन अब वीर के उसके साथ होने की वजह से वो जानता था कि उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द उसे उस घटिया जगह से छुटकारा मिल जाएगा जो चारों तरफ से फ्रॉड और चालबाजों से भरी हुई है। और फिर कुछ ही देर में वीर और युवराज सहगल दोनों साथ में शहर की दीवार पर चढ़ते हैं और वहां से देखने पर वो नोटिस करते हैं कि एक स्पिरिट एलियंस को कमांड करके उस शेल्टर को अटैक कर रही है। हालांकि ये बात और थी कि उस स्पिरिट पर एक नजर डालने के बाद वीर का इंटरेस्ट उस स्पिरिट में तुरंत ही खत्म हो गया था। वो एक रॉयल स्पिरिट थी जो कि देखने में किसी बदसूरत से राक्षस की जैसी लग रही थी। वो एक ऐसी चीज थी जिसे ना तो मारने में वीर का कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसका स्पिरिट स्टोन क्लेम करने में। इसके अलावा जो एलियंस उस शेल्टर को अटैक कर रहे थे वो भी म्यूटेंट एलियंस ही थे और इस तरह के बिना कोई खतरा पहुंचाने वाले एलियंस का खात्मा करने में वीर को बहुत आलस आ रहा था। लेकिन उस शेल्टर के लोग तुरंत ही टेंशन में आ गए थे और अपने होने वाले कॉन्करर्स को वो एक बड़े खतरे के जैसा ट्रीट कर रहे थे। दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स हैं? अगर तुम बस मुझे 2 सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स उधार में दे दो तो मैं वहां जाकर उन्हें दिखा देता हूं कि एक स्पिरिट का सामना कैसे किया जाता है। युवराज सहगल इस समय मदद करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर था और इसीलिए वो वीर से पूछता है। युवराज सहगल की बात सुनकर वीर उसे 2 सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स देता है जो वो वैसे भी अब आगे कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला था, जिसकी वजह से युवराज सहगल की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। वीर ने उसे एक सीक्रेट ब्लड आर्मर और वो गोस्ट पंजे दिए थे जिनके बारे में वीर लगभग भूल ही गया था। वीर के दिए हुए सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स में सूट अप होने के बाद युवराज सहगल तेजी से भागता हुआ बाहर जाता है ताकि वो उन अटैकर्स को ग्रीट कर सके जो उस शेल्टर को हासिल करने की तैयारी में थे। अपनी नई सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स की मदद से भले ही युवराज सहगल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो आसानी से ऑर्डिनरी एलियंस का खात्मा कर सकता था। यहां तक कि मिलिट्री वेरिएंट्स भी उसके सामने कुछ नहीं थे और इसीलिए वो पलक झपकते ही मौत के घाट उतर रहे थे। युवराज सहगल एक बहुत ही पावरफुल आदमी बन गया था और हर कोई उसे मॉन्स्टर की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए और आगे बढ़ते हुए देख रहा था। यहां तक कि वो देखने में काफी ज्यादा हीरोइक लग रहा था और इस चीज ने उस शेल्टर के लोगों को शॉक्ड कर दिया था। जब तक कि यह सब किस्सा चलता रहा तब तक युवराज सहगल उस स्पिरिट को हराकर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। एक बार जब इस बात के लिए श्योरिटी हो गई थी कि उनकी जीत तय हो गई है तब हर कोई ताली बजाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उस स्पिरिट को हराने के बाद युवराज सहगल की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ था वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीर को एक होटल में ले जाता है
जहां पर वो लोग अपना लंच कर सके। वीर और युवराज सहगल के वहां से जाने के कुछ देर के बाद ही लोगों का एक ग्रुप उस शेल्टर में पहुंचता है। तब विजय खन्ना और उसके इंचार्ज में लोग उस टीम को वेलकम करने के लिए चले जाते हैं। विजय, तुमने तो मैसेज भेजा था ना कि तुम्हें मदद की जरूरत है, ये कहकर कि एक रॉयल स्पिरिट इस शेल्टर को हासिल करना चाहती है, तो फिर ये क्या है? अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए उस ग्रुप का लीडर शांतनु खन्ना विजय खन्ना से पूछता है। अपने साथ साथ वो एक अच्छे खासे स्किल्ड वॉरियर्स की एक टीम भी लेकर आया था। वो सब के सब यहाँ पर म्यूटेंट एलियंस की आर्मी को जान से मारने के लिए सपोर्ट करने के लिए आए थे। लेकिन अब जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो वो सब के सब ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। शांतनु भाई, पता नहीं कहां से एक बच्चा आ गया और उसने युवराज सहगल को 2 सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स बेच दी। यहाँ तक कि उस बच्चे के आ जाने के बाद से तो युवराज सहगल के तेवर ही बदल गए हैं। वैसे तो वो हमेशा से एक घमंड में रहता था, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही घमंड में है और इसीलिए उसने तुरंत ही उन सभी एलियंस को जान से मारते हुए उस स्पिरिट को वापस वहीं भेज दिया जहां से वो आई थी। विजय खन्ना शांतनु खन्ना को वो सब बताता है जो उसकी एब्सेंस में यहां पर हुआ था। ये जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो उसका युवराज सहगल से क्या रिश्ता है? विजय खन्ना की बात सुनकर शांतनु खन्ना की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि युवराज सहगल एक यूजलेस इंसान है जिसे बुली करना बहुत ही ज्यादा आसान है और इस नाइट शेल्टर में उन लोगों ने अक्सर ही उसके साथ यही किया भी है। और अब कोई अचानक से आकर उसे 2 सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स बेच रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब वो लोग युवराज सहगल के साथ फ्रॉड करके उससे और पैसे नहीं कमा पाएंगे। उसने कहा था कि वो दोनों दोस्त हैं। उस लड़के की उम्र ज्यादा से ज्यादा करीब 20 साल की होगी। उसकी स्किन काफी सिल्की है, ऐसी स्किन जो देखने में काफी ज्यादा कमजोर और यूजलेस लग रही थी। मैं तो कहता हूं कि वो लड़का भी बस युवराज सहगल की ही तरह है, एक अमीर खानदान का लूजर। भगवान जाने उसके पास वो 2 सेक्रेट ब्लड डेविल सोल्स कहां से आ गई होंगी उस युवराज सहगल को बेचने के लिए। विजय खन्ना शांतनु खन्ना को बताता है और उसके थोड़ा और करीब आ जाता है। शांतनु भाई, आप कहें तो हम उस बच्चे का काम तमाम कर दें। शांतनु खन्ना के करीब जाकर विजय खन्ना उससे कहता है और विजय खन्ना की बात सुनकर शांतनु खन्ना अपने हाथ से ना का इशारा करता है। सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है और अगर वो बच्चा हमारे शेल्टर का नहीं है और वो यहां तक आने में कामयाब हो पाया है तो इसका मतलब यही है कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। अपने हाथ से ना का इशारा करते हुए शांतनु खन्ना विजय खन्ना से कहता है और कुछ पलों का पॉज लेता है। तुम इस बात के लिए श्योर हो कि उस बच्चे के यहां आने के बाद कोई और उसके पीछे पीछे यहां तक नहीं आया है? कुछ पलों का पॉज लेने के बाद शांतनु खन्ना आगे कहता है, जी भाई, खैर मैंने कुछ लोगों को उन दोनों के पीछे भेजा है, उन दोनों पर नजर रखने के लिए, और इस शेल्टर में बाकी सबके बारे में जानते हुए मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं कि यहां पर उसके अलावा और कोई नहीं आया है। शांतनु खन्ना की बात सुनकर विजय खन्ना जल्दी से उसे बताता है। गुड। शांतनु खन्ना की आंखों में नफरत और बेरहमी की चमक आ गई थी। एक काम करो, जाओ जाकर ब्रदर ब्लाइंड को बुला कर ले आओ। अपनी आंखों में चमक के साथ शांतनु खन्ना अपने एक आदमी से कहता है। ब्रदर ब्लाइंड को लोग इस नाम से इसलिए नहीं बुलाते थे क्योंकि वो देख नहीं सकता था। इनफैक्ट उसका विजन बहुत से लोगों की कैपेबिलिटीज से ज्यादा ही था, लेकिन उसे ब्रदर ब्लाइंड इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो हमेशा ही पैसों के पीछे भागता था। जब तक किसी के पास ऑफर करने के लिए पैसे थे तब तक वो कोई भी जॉब या टास्क ले सकता था। वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार था, यहां तक कि पैसों के पीछे इस तरह से अंधे होकर भागने की वजह से वो किसी का भी मर्डर तक कर सकता था। लेकिन ब्रदर ब्लाइंड नाम का यह आदमी बहुत ही पावरफुल था, जो कभी भी कोई गलती नहीं करता था और वो आसानी से सीक्रेट ब्लड एलियंस को जान से मार सकता था। यहां तक कि रॉयल शेल्टर में भी कोई भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं करता था। इधर शांतनु खन्ना ऐसे किसी भी इंसान को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता था जो एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल प्रेजेंट कर सकता हो, और इसीलिए उसने ब्रदर ब्लाइंड को यहां पर आने का बुलावा भेजा था। खैर, जहां एक तरफ जब तक ब्रदर ब्लाइंड को बुलावा भेजा जा रहा था उतनी देर में शांतनु खन्ना वीर और युवराज सहगल को ऑब्जर्व करने के लिए चला गया था। वो वीर को बहुत ज्यादा पहचानता नहीं था और इसीलिए उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वीर की रेप्यूटेशन क्या है। अगर वीर किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होता तो शांतनु खन्ना को भरोसा था कि वो बहुत ही आसानी से उस इंसान को पहचान लेगा, लेकिन स्मार्ट और कल्चरल अटेंशन की कमी के कारण उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो इस समय प्रेसिडेंट के दामाद को देख रहा है। वीर को ऑब्जर्व कर रहे शांतनु खन्ना के अकॉर्डिंग भी वीर का अपीयरेंस ठीक वैसा ही था जैसा कि विजय खन्ना ने डिस्क्राइब किया था। वो वाकई में ज्यादा से ज्यादा 20 साल का लग रहा था और उसे एक और टिपिकल प्रेटी बॉय के तौर पर बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता था। इनफैक्ट उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज तक उसने अपनी जिंदगी में एक भी मुसीबत देखी है। इस बच्चे को अब अपने सामने देखकर शांतनु खन्ना को भी यही लग रहा था कि विजय खन्ना ने वाकई में उसे लेकर फेयर और सही जजमेंट बनाया है। लेकिन शांतनु खन्ना एक बहुत ही पेशेंट इंसान था।
और यही वजह थी कि वीर को स्ट्राइक करने की उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी और वो ब्रदर ब्लाइंड के आने तक इंतजार करने के लिए खुश था। शांतनु भाई, वो लोग अब शेल्टर से चले गए हैं, अब हम कब स्ट्राइक करेंगे? आधे दिन तक वीर और युवराज सहगल पर नजर रखने के बाद विजय खन्ना जल्दी से शेल्टर से उनकी एग्जिट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए शांतनु खन्ना के पास आकर कहता है, पेशेंस मेरे भाई, पेशेंस। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर ब्लाइंड बस रास्ते में ही हैं। वो जरूर ही रॉयल शेल्टर की तरफ बढ़ रहे होंगे और इसलिए हम सिर्फ एक चक्कर लेंगे और रास्ते में ही ब्रदर ब्लाइंड से मिलकर उन दोनों का रास्ता बीच में ही रोक लेंगे। शांतनु खन्ना के इतना कहने के बाद और फिर उसके ऑर्डर पर विजय खन्ना एक ग्रुप को असेंबल करता है और अपने प्लान पर एक्शन करने के लिए शेल्टर से चला जाता है। कुछ देर के बाद शांतनु खन्ना, विजय खन्ना और उनका ग्रुप जंगल में 10 मील तक चलते रहते हैं। जब उनकी मुलाकात ब्रदर ब्लाइंड से होती है, रॉयल शेल्टर की तरफ जाने वाली रोड के साइड्स में बनी घनी झाड़ियों के पीछे वो सब के सब छुप जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद उन लोगों को 2 लोग नजर आते हैं। वो दोनों अपनी अपनी डेविल सोल्स सवारी पर चढ़े हुए थे और जैसा कि उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो लोग वाकई में वीर रहेजा और युवराज सहगल ही थे। ब्रदर ब्लाइंड, ये दोनों के दोनों वही हैं। विजय खन्ना अपने बाइनोकुलर्स को साइड में रखकर अपने शिकार की तरफ पॉइंट करते हुए ब्रदर ब्लाइंड से कहता है। हालांकि ये बात और थी कि ब्रदर ब्लाइंड को बाइनोकुलर्स तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी और वो दूर से ही उन दोनों को देख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों पर वीर और युवराज सहगल को दूर से देखकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनका काम तमाम करने का टास्क तुमने मुझे दिया था? ब्रदर ब्लाइंड शांतनु खन्ना और विजय खन्ना से कंफर्म करने के लिए पूछता है। हाँ, ये दोनों वही हैं। आपको इन्हीं दोनों का काम तमाम करना है। इन्हें ऐसी मौत दीजिएगा कि इन दोनों की रूह कांप जाए। ब्रदर ब्लाइंड की बात को कंफर्म करते हुए विजय खन्ना उससे कहता है, लेकिन फिर तभी एक सॉफ्ट तलवार जो काफी हद तक रिबन के जैसी थी, वो ब्रदर ब्लाइंड के हाथों से निकलती है और अगले ही पल वो तलवार खून से रंग जाती है और तभी अचानक से ही विजय खन्ना का सर उसके धड़ से अलग होकर ऊपर आसमान में चला जाता है। अचानक हुए इस हादसे की वजह से उस कटे हुए सिर की आंखें डर और कंफ्यूजन के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रदर ब्लाइंड, ये तुमने क्या किया? इसे क्यों जान से मारा? सिचुएशन के इस तरह से अचानक बदलने की वजह से शांतनु खन्ना और बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ गया था, लेकिन फिर बदले में वो सब के सब अपने अपने हथियार निकालकर ब्रदर ब्लाइंड को फेस करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली ब्रदर ब्लाइंड के चेहरे पर इस समय कोई शिकन या डर नहीं था, उल्टा वो तो हंस रहा था। मैं तो भले ही पैसों के पीछे अंधे की तरह भागता हूं, लेकिन इतना भी अंधा नहीं हूं कि उन पैसों के लिए मैं अपनी जान को गंवा दूं। अगर तुम मुझे एक ऐसा टास्क देने की कोशिश करोगे जो मेरे लिए किसी सुसाइड से कम नहीं होगा, तब मेरे पास तुम्हें जान से मारने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। बेरहमी से हंसते हुए ब्रदर ब्लाइंड शांतनु खन्ना से कहता है और ब्रदर ब्लाइंड की बात सुनकर शांतनु खन्ना के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये लड़का थोड़ा इंपॉर्टेंट इंसान है? अपने चेहरे पर शॉक के साथ शांतनु खन्ना ब्रदर ब्लाइंड से पूछता है। पता नहीं कैसे पर वीर की प्रेजेंस ने ब्रदर ब्लाइंड की आंखों से पैसों की पट्टी उतार दी थी और इस चीज का इस तरह से अचानक से होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था और इसीलिए शांतनु खन्ना के दिमाग में एक बुरी फीलिंग आने लगी थी। ये लड़का बस थोड़ा इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है, ये लड़का सब कुछ है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। यहां तक कि तुम्हारा बॉस भी इसके नीचे इसके कदमों में काम करेगा और तुम ऐसे इंसान को जान से मरवाना चाहते हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत और बोल्डनेस की। अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल के साथ ब्रदर ब्लाइंड शांतनु खन्ना से कहता है और ब्रदर ब्लाइंड की बात सुनकर शांतनु खन्ना दंग रह जाता है। आफ्टर ऑल उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक कम उम्र के लड़के का बैकग्राउंड इतना ज्यादा खतरनाक होगा। सॉरी ब्रदर ब्लाइंड, ये हमारी गलती थी। हमारी वजह से तुम्हारी जान ऑलमोस्ट जाते जाते रह गई। कंपनसेशन के तौर पर जो पैसे हमने तुम्हें इस काम के लिए ऑफर किए थे, उन्हें तुम अपने पास ही रख सकते हो। लेकिन ब्रदर ब्लाइंड, ये सब विजय की गलती थी। उसने बिना सच को जाने और कुछ सोचे समझे मुझसे इस लड़के को ठिकाने लगाने को कहा था। क्यों ना जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल कर आगे बढ़ जाए और एक नई शुरुआत करें। मेरा मतलब कि हमें अपना रिलेशनशिप खराब करने की जरूरत नहीं है ना? अपने दांत भींचते हुए शांतनु खन्ना ब्रदर ब्लाइंड से कहता है। अगर इस लड़के की जगह कोई और होता तो मैं जरूर ही तुम्हारा ऑफर ले लेता, लेकिन ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसे डिफेंड करने के लिए मैं अपनी खुद की जान तक दे सकता हूं। इसे जान से मारने के बारे में सोचना भी मुझे जान से मारने के बारे में सोचने से भी ज्यादा बदतर है। और अब ये जानने के बाद कि तुम लोगों के क्या इरादे हैं, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। ब्रदर ब्लाइंड के इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड मूव करता है। अब अगर सबसे ज्यादा जिस चीज ने उन लोगों को हर्ट किया था वो उस सॉफ्ट स्वॉर्ड की ब्लेड नहीं थी, बल्कि जो सेंसेशंस उससे हुए थे वो थे।
ब्रदर ब्लाइंड की स्वॉर्ड स्किल सॉफ्ट और जेंटल थी। जितनी बार भी उसकी स्वॉर्ड का ब्लेड घूमता था, एक अलग चीख उस जंगल में गूंज जाती थी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में शांतनु खन्ना के आधे आदमी जान से मारे जा चुके थे और बाकी के जो बचे थे वो डर के मारे कांप रहे थे और इस समय इस बात के लिए रिग्रेट कर रहे थे कि उन लोगों ने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा ही क्यों। और सबसे ज्यादा डरा हुआ तो इस समय शांतनु खन्ना था। वो वहां से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। शांतनु खन्ना वहां से बस 500 मीटर ही भागा होगा जब ब्रदर ब्लाइंड की सॉफ्ट स्वॉर्ड उसके दिल को पियर्स करके निकल जाती है। इस समय शांतनु खन्ना के चेहरे पर दर्द के जो एक्सप्रेशंस थे उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती थी। इनफैक्ट उसे तो कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया गया था और बस वो ब्रदर ब्लाइंड के हाथों बेरहमी से जान से मार दिया गया था। अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए वो अगले ही पल जमीन पर गिर जाता है और डर के मारे उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस ग्रुप के एक भी इंसान पर ब्रदर ब्लाइंड ने दया नहीं दिखाई थी। हर एक इंसान का सर या तो उसके धड़ से अलग कर दिया गया था या सॉफ्ट स्वॉर्ड से सीधा उसके दिल को छेद दिया गया था। हर एक के लिए बस एक हिट, एक किल। वो पूरा का पूरा नजारा देखने में बहुत ही बेरहम और डरावना सा नजर आ रहा था। जिस जंगल में ये सब चल रहा था उसके पास से गुजरते हुए वीर और युवराज सहगल को कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी थीं। ये देखने के लिए कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है, वीर उस जगह को नोटिस करता है और वहां जाता है जहां पर इस समय लाशों का ढेर लगा हुआ था और उन्हीं लाशों के बीच में ब्रदर ब्लाइंड खड़े होकर अपनी तलवार में से खून साफ कर रहा था। ये तो शांतनु खन्ना और विजय खन्ना है। शांतनु खन्ना नाइट शेल्टर में विजय खन्ना का बॉस है, लेकिन ये लोग ऐसे कैसे? अपने आसपास लाशों का ढेर देखकर युवराज सहगल की आंखें शौक और हैरानी के मारे खुली की खुली रह गई थीं। वीर को समझते हुए देर नहीं लगती कि शांतनु खन्ना के क्या इरादे थे और वो क्या करना चाहता था। लेकिन जो चीज उसे नहीं पता थी वो थी उसके सामने खड़े इस अकेले आदमी की आइडेंटिटी, और न ही उसे ये पता था कि आखिर क्यों इस आदमी ने यूं इस तरह से उन सभी को जान से मार डाला। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? वीर उस आदमी से पूछता है। वेल, मैं इसे मदद कंसिडर नहीं करूंगा, मैंने बस मुसीबत को तुम तक पहुंचने से रोका है। ब्रदर ब्लाइंड अपनी सिग्नेचर क्रीपी स्माइल देते हुए वीर से कहता है और कुछ पलों का पॉज लेता है। बाय द वे, तुम मुझे ब्लाइंड बुला सकते हो? कुछ पलों का पॉज लेने के बाद ब्रदर ब्लाइंड वीर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। माफ करना, पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वीर चाहकर भी कंफ्यूजन में अपनी आईब्रोज सिकोड़े और ब्रदर ब्लाइंड के इस नाम के पीछे की वजह के बारे में सोचे बिना रह नहीं पाता है। अब ये तो वीर को साफ नजर आ रहा था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान कहीं से भी अंधा नहीं है। तो ऐसे में वीर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो इंसान खुद को ब्लाइंड कहलवाना चाह रहा था। हाँ, ऑफ कोर्स, हम डेफिनेटली एक दूसरे को जानते हैं। ब्रदर ब्लाइंड अपना सर हिलाता है लेकिन फिर आगे और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तुम कहां से हो और हम इससे पहले कहां पर मिले हैं? ब्रदर ब्लाइंड के साथ वीर इस क्यूरियस एनकाउंटर से थोड़ा कंफ्यूज्ड था और इसीलिए वो दूसरा सवाल करता है। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से हूं या हम इससे पहले कहां पर मिले हैं। जो मैटर करता है वो ये कि कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रदर ब्लाइंड वीर से कहता है। क्या? वीर अपने आईब्रो सिकोड़ते हुए पूछता है। उसके हिसाब से ब्लाइंड नाम का यह इंसान काफी ज्यादा अजीब इंसान था। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मलिक फैमिली को ज्वाइन मत करना। अपनी आवाज में सीरियसनेस के साथ ब्रदर ब्लाइंड इन शब्दों को धीरे धीरे कहता है और उसे सुनते ही वीर सरप्राइज रह जाता है। गाइस, आज का सवाल है कि वीर वॉर्मिर ग्रह कितने एपिसोड तक पहुंच जाएगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में एपिसोड 300 से 350 के बीच में ज़रूर दीजिएगा। और ये रहे पिछले एपिसोड के विनर्स जिन्होंने सही जवाब दिया एकदम। आई थिंक अब युवराज सहगल मांगा में नहीं दिखेगा। अपना जवाब इसका भी कमेंट सेक्शन में दे देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और फैला दो यार, शेयर वेयर कर दो हर जगह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।